नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं एक्स शिब्बू आज आपको एक ऐसी भूतिया घटना बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल आज की जिस तरह से जनसंख्या फैलती जा रही है, महंगाई फैलती जा रही है, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और शायद आप में भी काफी लोग बेरोजगार होंगे। तो ऐसे ही एक बेरोजगार लड़का था जिसका नाम था ऋतिक। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और किस्मत से उसे एक जगह नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन इस नौकरी में उसके साथ ऐसा होता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। कई बार हम केवल पैसों के लालच में जगह और काम के बारे में ज्यादा छानबीन नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर ऋतिक के साथ हुआ था। तो आइए जानते हैं उसकी आप बीती उसी के शब्दों में। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो तो इस आप बीती को कंप्लीट जरूर सुने, और जब आपको स्टोरी अच्छी लगे तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी ऋतिक यानी कि मेरी है, जो कि नौकरी की तलाश में था। जब तक कोई स्थायी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं कहीं पर भी थोड़े समय के लिए काम करके अपना खर्चा पानी निकाल रहा था। मैं कभी किसी पार्टी में वेटर का काम करता तो कहीं किसी दुकान पर। मैंने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। और इन्हीं सब के दौरान एक रात जब मैं एक पार्टी से काम करके लौट रहा था तो मुझे मेरी माँ का फोन आया कि वो आते समय थोड़ी दवाइयाँ लेकर आएं, और इसीलिए मैं वहीं आसपास कोई मार्केट ढूंढने लगा। दवाई की दुकान ढूंढते हुए ही मेरी नज़र अचानक से एक बड़ी सी बिल्डिंग पर पड़ी जो कि थोड़ी अजीब लग रही थी। उस बिल्डिंग के आसपास कुछ दुकानें भी थीं, लेकिन वे सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। मैं इस जगह पर पहले कभी आया नहीं था और ये बिल्डिंग मुझे कुछ अजीब लग रही थी। इसीलिए मैं उसके पास आकर उसे देखने लगा कि आखिर वो किस लिए बनी थी, लेकिन मुझे वहां कुछ नजर नहीं आया। ये देखकर मैं वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक रहस्यमयी आदमी आ गया। उस आदमी के हाथ में टॉर्च थी और इसी के साथ ही चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाव थे। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा घबरा गया और 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन तभी वो आदमी बोला, क्या तुम नौकरी के लिए आए हो? ये सुनकर मैं अब थोड़ा शांत हुआ और बोला, मैं वैसे तो यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन फिर इस बिल्डिंग को देखकर रुककर इसे देखने लगा। वैसे काम क्या होगा और तनख्वाह क्या होगी? ये सुनकर उस शख्स ने मुझे एक नज़र घूरा और फिर कहा, तुम्हें इस बिल्डिंग के अंदर काम करना होगा। असल में बहुत पहले ये एक मूवी थिएटर हुआ करता था, लेकिन फिर बीच में इसे बंद करना पड़ा। लेकिन अब ये दोबारा से चलने वाला है और इस वजह से रात के शो के लिए हमें एक लड़के की जरूरत है जो कि रात का शो चलाएगा। ये सुनकर मैंने पूछा, ठीक है, कितने बजे का शो चलाना होगा? 9 बजे का। ये सुनकर वो आदमी बोला, इस थिएटर में 9 बजे के बाद भी काफी शो लगेंगे। तुम्हारी ड्यूटी 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की होगी। अब तुम्हें कुछ घंटे की इस ड्यूटी के लगभग 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए की रकम मेरे लिए काफी बड़ी थी। अब तक मैं सिर्फ छोटी मोटी नौकरियां कर रहा था, लेकिन अब मुझे आखिरकार एक परमानेंट नौकरी मिलने वाली थी जिसकी तनख्वाह भी काफी अच्छी थी, लेकिन टाइमिंग थोड़ी अजीब थी। लेकिन इतने पैसों के लिए मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। तब उस आदमी ने दोबारा कहा, ठीक है, तो कल से तुम रात 12 बजे आ जाना। ये बोलकर वो आदमी जाने ही वाला था कि तभी मैंने उससे पूछा, मैं यहाँ पर काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि 12 बजे के बाद यहाँ फिल्म देखने कौन आएगा, और अगर कोई नहीं आएगा तो फिर रील चलाने का फायदा क्या? ये सुनकर वो आदमी बोला, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 12 बजे तक भी फिल्म देखने का समय नहीं मिलता, और ऐसे में ये टाइमिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है। अभी हमें अपना ये थिएटर 24 घंटे चलाना है ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो, और क्योंकि ये थिएटर अभी दोबारा से नया नया चलना शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन डरना मत, अगर तुमने अच्छे से काम किया तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ये सारा कुछ हम दोनों जो संभाल रहे हैं। ये सुनकर मैं इसके लिए मान गया और फिर मैं वहां से चला गया। अगले दिन मैं 12 बजे के आसपास दोबारा से वहां आया और उस हॉल के अंदर जाने लगा। मैं जब दरवाजा खोलकर अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां पर दोनों तरफ लंबे लंबे गलियारे थे और सामने की तरफ ही टिकट काउंटर था, लेकिन उस टिकट काउंटर पर कोई भी नहीं था। मैं यहाँ तो आ गया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे यहाँ पर अब करना क्या है और कहाँ काम करना है। मैं इस बारे में पूछने के लिए उस आदमी को ढूंढने लगा, लेकिन तभी अचानक मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि वह आदमी टॉर्च लेकर मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझसे कहा, तुम थोड़ा लेट हो गए, 12 बजे का शो शुरू हो चुका है।
तुम एक काम करो, पीछे एक कमरा है, वहां चलकर बैठो, मैं तुम्हें सारा काम समझाता हूँ। इसके बाद मैं वहां से चला गया। मैं इस कमरे में बैठकर उस आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी वहां आया और बोला, तुम कल से इसी कमरे में काम करोगे, और हाँ, यहाँ पर कभी कभार डरावनी फिल्में भी लगती हैं, जिसकी वजह से वो डरावनी आवाजें इस कमरे में भी सुनाई देती हैं। तो डरना मत। इस कमरे में सामने जो मशीन है, तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देना है। तुम्हें ये देखना है कि ये रील अच्छे से चले, ताकि लोग आराम से ये फिल्म देख सके। अब तुम यहीं पर इसके ऊपर नजर रखो, मैं बाहर बाकी के काम संभाल लेता हूँ। इसके लिए मैं मान गया और फिर वो आदमी वहां से बाहर चला गया। मैं बहुत अच्छे से अपना काम करना चाहता था ताकि जल्दी मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए। मैं रील देख रहा था कि कुछ ही देर में इंटरवल हो गया और फिर मैंने ध्यान दिया कि बाहर की तरफ से कुछ लोगों की आवाज आ रही थी। जब से मैं इस बिल्डिंग में आया था, तब से मैंने उस डरावने आदमी के अलावा और किसी को यहाँ नहीं देखा था। इस वजह से मेरी इच्छा हो रही थी बाहर जाकर देखने की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। यही सोचकर मैं उसी कमरे में रहा। बीच बीच में मुझे लोगों के बाहर जाने और अंदर आने की आवाजें आती, जिससे मैं खुश था कि चलो मैं यहाँ अकेला नहीं था। सुबह 5 बजे जब मैं उस कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि वो आदमी भी नहीं। मैंने उसे आसपास ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि होना हो वो अपने घर चला गया होगा, क्योंकि वैसे भी घर जाने का समय हो गया था। पूरी रात रील चलाकर मैं काफी थक गया था, मुझे थकान हो गई थी। मैंने अपनी साइकिल निकाली और आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ आगे चलकर मैंने देखा कि एक चाय वाला अपनी दुकान खोल रहा था। मुझे काफी नींद आ रही थी और थकान भी काफी लगी हुई थी, इसीलिए मैंने वहां रुककर एक कप चाय पीने का सोचा। मैं वहीं रुककर चाय पीने लगा। चाय पीते पीते चाय वाले भैया ने मुझसे कहा, वैसे आप हो कौन? मैंने आपको इस एरिया में पहले तो कभी नहीं देखा। ये सुनकर मैंने कहा, हाँ, कल ही यहाँ पर एक जगह पर मैंने काम करना शुरू किया है। मेरी नाइट शिफ्ट है, इसी वजह से इस समय पूरी रात यहाँ काम करके बस घर ही जा रहा था। लेकिन रात भर काम करने की वजह से मुझे काफी थकान हो गई थी और अब नींद भी काफी आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि रुककर एक कप चाय पी ली जाए। इतनी सुबह सुबह वहां पर कोई भी नहीं था, जिस वजह से वो चाय वाले भैया भी बोर हो रहे थे और इसीलिए वो मुझसे बातें करने लगे। कुछ देर बाद जब मेरी चाय खत्म हो गई तो मैंने चाय के पैसे दिए और वापस घर की ओर बढ़ गया। मेरा नौकरी का पहला दिन बहुत अच्छे से निकल गया था और मुझे इस बात की काफी खुशी थी और अब मैं बस इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब ये पूरा महीना निकले और मैं अपनी तनख्वाह दूं। अब ये हर रोज होने लगा था। मैं रोज रात को वहां नाइट शिफ्ट करके उन चाय वाले भैया के पास चाय पीकर घर जाता। उन्होंने मुझे बताया कि उनका नाम राजेश है और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काफी खुश हैं, लेकिन काम की वजह से उन्हें बच्चों को घुमाने का समय नहीं मिल पाता। इसी दौरान एक दिन बातों ही बातों में वो चाय वाले भैया बोले, वैसे भैया यहाँ से थोड़े ही आगे एक फिल्म थिएटर है जो कि बंद पड़ा है। वो बिल्डिंग भी अपने आप में काफी अलग कहानी लेकर बैठी हुई है। एक समय हुआ करता था जब उस सिनेमा हॉल के बाहर इतनी भीड़ लगती थी कि वहां पर टिकट ब्लैक होती थी, लेकिन आज देखो वो बिल्डिंग एकदम वीरान पड़ी हुई है। ये सुनकर तो मेरा माथा चकरा गया, क्योंकि मैंने इस एरिया में पीछे की तरफ सिर्फ एक ही मूवी थिएटर देखा था और ये वही था जिसमें मैं अभी नाइट शिफ्ट कर रहा था। इसीलिए मेरी ये सब जानने में दिलचस्पी और बढ़ गई और मैंने पूछा, वो थिएटर वीरान पड़ा है, लेकिन कैसे? तब वो चाय वाला बोला, माना जाता है कि 2011 में वहां भयानक आग लग गई थी, जिसके बाद ये थिएटर बंद करना पड़ा। आज भी इस थिएटर के अंदर वो गंदे सोफे और सब कुछ अभी भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। यकीन नहीं होता कभी जहां पर इतनी भीड़ हुआ करती थी। आज वहां पर कोई जाना भी नहीं चाहता। शाम होने के बाद मैंने जब भी उस सुनसान थिएटर को देखा है तो उसे देखकर मुझे कुछ अजीब ही वाइब्स आती हैं, जैसे मानो वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हो। ये सुनकर अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि मैं इस थिएटर में ही काम कर रहा था। इसलिए मैंने उनसे कहा, किसी जमाने में ये पहले हुआ होगा, लेकिन अभी ये थिएटर फिर से चलने लगा है। मैं वहीं पर ही तो काम करता हूँ। ये सुनकर वो चाय वाला हैरान रह गया और बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? वहां पर तो रात में क्या दिन में भी कोई परिंदा पर नहीं मारता और तुम वहां पर काम करने का दावा कर रहे हो? ये सुनकर मैंने कहा, हाँ, मैं वहीं पर काम करता हूँ। मैं वहां पर रात के शो लगाता हूँ, शायद दिन के शो कोई और लगाता होगा। ये सुनकर वो चाय वाला बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिन में वहां मैंने किसी को भी जाते हुए नहीं देखा है। जब वहां पर दिन में कोई नहीं आता तो रात में भला फिल्म देखने कौन आता होगा? मुझे अच्छे से याद है कि जब भी मैं प्रोजेक्शन रूम में होता हूँ तो मुझे लोगों के चलने फिरने, बातें करने की आवाज़ें आती हैं, और वो मेरा वहम नहीं था, क्योंकि मैं इतने दिनों से वहाँ पर काम कर रहा था। इसलिए मैंने कहा, बहुत लोग आते हैं भैया, और इसी वजह से हर शो में मुझे रील लगानी पड़ती है। बाहर से मुझे लोगों के चलने की, बातें करने की आवाज़ें आती हैं।
वो सब मेरा वहम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब सुनकर उस चाय वाले ने अपना सिर खुजा लिया और फिर वो बोला, हो सकता है कि वो फिल्म थिएटर फिर से चलने लग गया हो, लेकिन दिन में तो उसका कोई भी शो नहीं होता। लेकिन अगर तुम इतना दावे के साथ कह रहे हो तो ज़रूर होगा। लेकिन वैसे क्या वहाँ पर तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहाँ पर किसी भटकती आत्मा को देखा है। क्या सच में वहाँ पर तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा? तुम तो उसके अंदर काम करते हो ना। ये सुनकर मैंने कहा, वहाँ पर मैंने अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। शायद ऐसा कुछ है भी नहीं। लोगों का क्या है, वो तो बातें बनाते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि आप भी कभी इस थिएटर में अपने परिवार के साथ फिल्म देखने ज़रूर आना। मैं आपको डिस्काउंट दिलवा दूंगा और रात का शो है तो आपके काम का नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद मैं वहाँ से सीधे घर आ गया। लेकिन ये सारी बातें अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थीं और मैंने सोच लिया था कि शाम को जब मैं ड्यूटी पर जाऊँगा तो उस आदमी से इस बारे में बात करूँगा। घर जाकर मैं खाना खाकर सो गया और फिर रात को दोबारा से ड्यूटी के लिए निकल पड़ा। मैंने वहां आकर उस आदमी को हर जगह देखा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा। ठीक इसी दौरान टिकट काउंटर पर रखा फोन बजने लगा। मैंने जब वहां आकर फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसी आदमी की आवाज आई, ऋतिक, अब तक तो तुम काम समझ ही गए होगे। मैं आज आ नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम्हें ही सब संभालना होगा। देखो, ज्यादातर लोगों ने एडवांस टिकट बुक कर ली होगी, जिस वजह से तुम्हें टिकट बुक करने की जरूरत नहीं है। लोग आकर अपने आप ही अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो भी आता है तुम्हें उसे टिकट देकर भेजना होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, फिल्म शुरू होने से पहले तुम अपने कमरे में जाकर बैठ जाना। आखिर तुम्हें ही तो फिल्म लगानी है। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि इतने दिनों से मैं यहाँ पर किसी भी इंसान को नहीं देख रहा था, सिर्फ उनकी आवाज़ें सुन रहा था। और अब फाइनली मैं कुछ लोगों को देख पाऊंगा। मैं वहीं दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और लोगों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक परिवार आया। उन्होंने मुझे टिकट दिखाई और उसके बाद वो लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। जो कोई भी आता, मैं उनकी टिकट देख लेता और उन्हें कमरे में भेज देता। इसी दौरान एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मेरे पास आया। यहाँ मैंने उस आदमी को अजीब सा इसलिए बोला क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे और यहाँ तक कि वो अपनी पलकें भी नहीं झपक रहा था। उसने मुझसे टिकट मांगी और मैंने उसे टिकट दे दी। इसके बाद वो आदमी उस फिल्म के कमरे में आ गया। मैं भी थिएटर के अंदर आया और एक एक करके देखने लगा कि सब सही जगह पर बैठे हैं कि नहीं। ठीक इसी दौरान मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ी। वो आवाज़ थी पर्दे पर फिल्म चलने की। ये देखकर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर था, तो फिर ये फिल्म किसने चलाई? मैं फटी फटी आंखों से ये सब देख रहा था कि तभी वही अजीब सा आदमी मुझसे बोला, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हें क्या करने के लिए कहा गया था। तुम्हें अभी के अभी बाहर जाना है। ये सुनकर एक पल के लिए तो मैं बिल्कुल सन्न रह गया था, क्योंकि इसे कैसे पता कि मुझे फोन पर क्या कहा गया था। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन फिर तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, अब तुम जाओ और हमें ये फिल्म एंजॉय करने दो। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वहां मौजूद सारे लोग भी बोलने लगे, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये सब देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था और मैंने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। एक तो ये फिल्म अपने आप चल गई, ऊपर से ये अजीब लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस समय मेरा मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं वापस घर चले जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ काम करते हुए 15 दिन से ऊपर हो गया था और अब मैंने सोच लिया था कि चलो कम से कम थोड़े दिन और करके 1 महीने की सैलरी तो उठा लूं। और यही सोचकर मैं वापस प्रोजेक्शन रूम में आ गया। वहां जाकर मैंने देखा कि वही अजीब सा आदमी इसी रूम में बैठा हुआ था। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि फिल्म शुरू होते ही तुम्हें उस कमरे से बाहर निकलना है, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रहे थे। ये सुनकर मैंने कहा, मैं बस वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उस आदमी ने ये सब बोल दिया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे कैसे पता चला कि तुमने मुझसे क्या बोला था। ये सुनकर वो बोला, वो मेरा दोस्त है और आज फिल्म देखने आया है, इसी वजह से उसे पता है। लेकिन तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और यहाँ पर अपने काम पर ध्यान दो। और हमेशा की तरह ध्यान रखना कि जब तक फिल्म चले तुम इस कमरे से बाहर नहीं आओगे। इसके लिए मैं मान गया और फिर वो उस कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही मैं वापस अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे दिमाग में उन लोगों का अजीब बर्ताव ही घूम रहा था। खैर, कुछ घंटे बाद शो खत्म हो गया और अब मैं उस कमरे से बाहर जाकर लोगों को देखने लगा। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे में से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। मैंने काफी देर और लोगों का बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन उनमें से कोई भी जब वहां नहीं आया तो मैंने उसी आदमी से पूछा, अभी फिल्म शुरू होने से पहले तो हॉल के अंदर इतने लोग गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी बाहर क्यों नहीं आया? ये सुनकर वो बोला, वो सारे फिल्म देखने आए थे और फिल्म देखकर चले गए। हॉल के अंदर बाहर जाने का अलग रास्ता होता है और अंदर जाने का अलग। वैसे इस बारे में छोड़ो और तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि आखिर इसे कैसे पता कि मुझे फोन पर क्या कहा गया था। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन फिर तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, अब तुम जाओ और हमें ये फिल्म एंजॉय करने दो। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वहां मौजूद सारे लोग भी बोलने लगे,
जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये सब देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था और मैंने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। एक तो ये फिल्म अपने आप चल गई, ऊपर से ये अजीब लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस समय मेरा मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं वापस घर चले जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ काम करते हुए 15 दिन से ऊपर हो गया था और अब मैंने सोच लिया था कि चलो कम से कम थोड़े दिन और करके 1 महीने की सैलरी तो उठा लूं। और यही सोचकर मैं वापस प्रोजेक्शन रूम में आ गया। वहां जाकर मैंने देखा कि वही अजीब सा आदमी इसी रूम में बैठा हुआ था। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि फिल्म शुरू होते ही तुम्हें उस कमरे से बाहर निकलना है, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं आए थे। ये सुनकर मैंने कहा, मैं बस वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उस आदमी ने ये सब बोल दिया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे कैसे पता चला कि तुमने मुझसे क्या बोला था। ये सुनकर वो बोला, वो मेरा दोस्त है और आज फिल्म देखने आया है, इसी वजह से उसे पता है। लेकिन तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और यहाँ पर अपने काम पर ध्यान दो और हमेशा की तरह ध्यान रखना कि जब तक फिल्म चले तुम इस कमरे से बाहर नहीं आओगे। इसके लिए मैं मान गया और फिर वो उस कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही मैं वापस अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे दिमाग में उन लोगों का अजीब बर्ताव ही घूम रहा था। खैर, कुछ घंटे बाद शो खत्म हो गया और अब मैं उस कमरे से बाहर जाकर लोगों को देखने लगा। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे में से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। मैंने काफी देर और लोगों का बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन उनमें से कोई भी जब वहां नहीं आया तो मैंने उसी आदमी से पूछा, अभी फिल्म शुरू होने से पहले तो हॉल के अंदर इतने लोग गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी बाहर क्यों नहीं आया? ये सुनकर वो बोला, वो सारे फिल्म देखने आए थे और फिल्म देखकर चले गए। हॉल के अंदर बाहर जाने का अलग रास्ता होता है और अंदर जाने का अलग। वैसे इस बारे में छोड़ो और तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि आखिर इसे कैसे पता कि मुझे फोन पर क्या कहा गया था। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन फिर तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, अब तुम जाओ और हमें ये फिल्म एंजॉय करने दो। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वहां मौजूद सारे लोग भी बोलने लगे, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये सब देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था और मैंने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। एक तो ये फिल्म अपने आप चल गई, ऊपर से ये अजीब लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस समय मेरा मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं वापस घर चले जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ काम करते हुए 15 दिन से ऊपर हो गया था और अब मैंने सोच लिया था कि चलो कम से कम थोड़े दिन और करके 1 महीने की सैलरी तो उठा लूं। और यही सोचकर मैं वापस प्रोजेक्शन रूम में आ गया। वहां जाकर मैंने देखा कि वही अजीब सा आदमी इसी रूम में बैठा हुआ था। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि फिल्म शुरू होते ही तुम्हें उस कमरे से बाहर निकलना है, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रहे थे। ये सुनकर मैंने कहा, मैं बस वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उस आदमी ने ये सब बोल दिया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे कैसे पता चला कि तुमने मुझसे क्या बोला था। ये सुनकर वो बोला, वो मेरा दोस्त है और आज फिल्म देखने आया है, इसी वजह से उसे पता है। लेकिन तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और यहाँ पर अपने काम पर ध्यान दो और हमेशा की तरह ध्यान रखना कि जब तक फिल्म चले तुम इस कमरे से बाहर नहीं आओगे। इसके लिए मैं मान गया और फिर वो उस कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही मैं वापस अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे दिमाग में उन लोगों का अजीब बर्ताव ही घूम रहा था। खैर, कुछ घंटे बाद शो खत्म हो गया और अब मैं उस कमरे से बाहर जाकर लोगों को देखने लगा। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे में से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। मैंने काफी देर और लोगों का बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन उनमें से कोई भी जब वहां नहीं आया तो मैंने उसी आदमी से पूछा, अभी फिल्म शुरू होने से पहले तो हॉल के अंदर इतने लोग गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी बाहर क्यों नहीं आया? ये सुनकर वो बोला, वो सारे फिल्म देखने आए थे और फिल्म देखकर चले गए। हॉल के अंदर बाहर जाने का अलग रास्ता होता है और अंदर जाने का अलग। वैसे इस बारे में छोड़ो और तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि आखिर इसे कैसे पता कि मुझे फोन पर क्या कहा गया था। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन फिर तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, अब तुम जाओ और हमें ये फिल्म एंजॉय करने दो। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वहां मौजूद सारे लोग भी बोलने लगे, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये सब देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था और मैंने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। एक तो ये फिल्म अपने आप चल गई, ऊपर से ये अजीब लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस समय मेरा मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं वापस घर चले जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ काम करते हुए 15 दिन से ऊपर हो गया था और अब मैंने सोच लिया था कि चलो कम से कम थोड़े दिन और करके 1 महीने की सैलरी तो उठा लूं। और यही सोचकर मैं वापस प्रोजेक्शन रूम में आ गया। वहां जाकर मैंने देखा कि वही अजीब सा आदमी इसी रूम में बैठा हुआ था। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि फिल्म शुरू होते ही तुम्हें उस कमरे से बाहर निकलना है, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रहे थे। ये सुनकर मैंने कहा, मैं बस वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उस आदमी ने ये सब बोल दिया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे कैसे पता चला
कि तुमने मुझसे क्या बोला था? ये सुनकर वो बोला, वो मेरा दोस्त है और आज फिल्म देखने आया है, इसी वजह से उसे पता है। लेकिन तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और यहाँ पर अपने काम पर ध्यान दो। और हमेशा की तरह ध्यान रखना कि जब तक फिल्म चले तुम इस कमरे से बाहर नहीं आओगे। इसके लिए मैं मान गया और फिर वो उस कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही मैं वापस अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे दिमाग में उन लोगों का अजीब बर्ताव ही घूम रहा था। खैर, कुछ घंटे बाद शो खत्म हो गया और अब मैं उस कमरे से बाहर जाकर लोगों को देखने लगा। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे में से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। मैंने काफी देर और लोगों का बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन उनमें से कोई भी जब वहां नहीं आया तो मैंने उसी आदमी से पूछा, अभी फिल्म शुरू होने से पहले तो हॉल के अंदर इतने लोग गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी बाहर क्यों नहीं आया? ये सुनकर वो बोला, वो सारे फिल्म देखने आए थे और फिल्म देखकर चले गए। हॉल के अंदर बाहर जाने का अलग रास्ता होता है और अंदर जाने का अलग। वैसे इस बारे में छोड़ो, और तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि आखिर इसे कैसे पता कि मैं इससे कुछ पूछने वाला था। लेकिन फिर मैंने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए उससे पूछा, लोग बता रहे थे कि ये हॉल पहले बंद हो गया था, लेकिन अब आप लोग इसे दोबारा से चला रहे हैं, लेकिन इसमें दिन में कोई शो क्यों नहीं लगता, जबकि आपने पहले कहा था कि ये 24 घंटे चलने वाला हॉल है? तब वो बोला, दिन में शो लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिन में तो और भी काफी जगह फिल्में चलती हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ लोग कम ही आते हैं। इस शहर में रात के समय कोई भी फिल्म नहीं लगाता, जिस वजह से रात में ये हॉल अच्छे से चलता है। ये सुनकर मैंने कहा, शायद आपकी बात सही हो, लेकिन अगर आप दिन में भी यहाँ शो लगाएंगे तो आपको ही फायदा होगा। ये सुनकर वो बोला, हाँ, मैं इस बारे में मालिक से बात करूंगा। इसके बाद हम दोनों अपने अपने कामों में लग गए और लगभग सुबह के समय वहां से चला गया। हमेशा की तरह मैं इस चाय वाले के पास गया और चाय पीने लगा। बातों बातों में ही उस चाय वाले ने मुझसे पूछा, और भैया, आपका दिन कैसा गया? मेरा मतलब, आपका काम कैसा गया? ये सुनकर मैंने कहा, हमेशा की तरह अच्छा ही गया। काफी लोग आए थे, जिस वजह से सारे ही शो लगाने पड़े, लेकिन चलो अच्छा है। मैं अगर इसी तरह से अच्छे से काम करूंगा तो हो सकता है मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए। ये सुनकर वो चाय वाला बोला, अगर ऐसा है तो मैं एक काम करूंगा, आज की रात मैं भी अपने परिवार के साथ उस हॉल में फिल्म देखने आऊंगा। मुझे यहाँ से जाते जाते 12 बज जाते हैं, जिस वजह से मैं कभी बच्चों को किसी अच्छी जगह पर फिल्म दिखाने नहीं ले जा पाता। लेकिन अब ये हॉल पास ही में है, तो मैं अपनी पत्नी को बोल दूंगा कि वो शाम के समय ही बच्चों को यहाँ ले आए, फिर यहाँ से दुकान बढ़ाकर मैं वहीं चलूंगा। ये सुनकर मैंने कहा, हाँ, ये काफी अच्छा रहेगा। आप आज वाले शो में ही आ जाना, इसी बहाने मेरा मन भी लगा रहेगा। इसके बाद थोड़ी देर बात करके और चाय पीकर मैं घर आ गया। देर रात मैं दोबारा अपनी ड्यूटी पर गया और कुछ समय बाद ही राजेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां आया। शो शुरू होने में अभी समय था, इसीलिए मैंने उनको अपने कमरे में ही बिठा लिया था, जहां से मैं रील चलाया करता था। कुछ समय बाद शो शुरू होने का समय हो गया और मैंने उन्हें थिएटर के अंदर जाने के लिए कहा। मैं उन्हें लेकर जैसे ही हॉल में आया तो देखा कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी। राजेश और उसके परिवार को वहां देखकर वो सारे लोग थोड़े हैरान लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें उनकी सीट नंबर के हिसाब से बैठाया और बाहर की तरफ आ गया। मूवी शुरू होने वाली थी, लेकिन मूवी शुरू होने से पहले ही राजेश के बेटे ने कहा, पापा, मुझे सुसु आई है। वैसे तो राजेश मूवी मिस नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर बच्चों को बाथरूम ले जाना भी जरूरी था, इसलिए उसने अपने बेटे को उठाया और बाथरूम की ओर चला गया। और इसी दौरान मूवी शुरू होने लगी। मैंने रील चला दी और अब मैं उस फिल्म के अच्छे से खत्म होने का इंतजार करने लगा। इसी दौरान मैं भी बाथरूम जाने के लिए गया और वहीं पर मुझे राजेश और उसका बेटा मिल गया। जब तक उसका बेटा बाथरूम के अंदर था, तब राजेश बोला, यहाँ पर आकर तो पत्नी और बच्चे काफी खुश हैं। सच में इस जगह के बारे में लोग फालतू की अफवाह फैलाते हैं। ये इतना अच्छा तो हॉल है। मैं तो कहता हूँ कि इसके मालिक को इसे दिन में भी चलाना चाहिए, खूब चल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आसपास फिलहाल कोई हॉल है भी नहीं। ये सुनकर मैंने कहा, अरे यही तो मैं भी उन्हें बोल रहा हूँ, लेकिन वो सुने तब ना। लेकिन चलो छोड़ो, जिसे जो करना है करो। अपने को तो पैसों से मतलब है, अपने को काम का पैसा तो मिल ही रहा है। अब तक उसका बेटा भी बाथरूम से बाहर आ गया और फिर उसके बाद राजेश वहां से चला गया। मैं भी बाथरूम जाकर वापस अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान राजेश अपने बेटे के साथ भागते हुए मेरे पास आया और बोला, ऋतिक भाई, पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया है, मेरी पत्नी और बच्ची मिल ही नहीं रही है। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी तो हुई, लेकिन फिर मैंने अगले ही पल खुद को संभाला और बोला, अरे वो लोग वहीं होंगे, अंधेरे में तुम्हें ठीक से दिख नहीं रहा होगा। कितने लोगों के बीच में उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। एक काम करो, तुम फोन की टॉर्च जलाओ और उन्हें देखो।
ये सुनकर राजेश घबराते हुए बोला, इतने लोग? अरे वहां पर तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैं भागते हुए उस जगह गया और यहाँ आकर मैंने पाया कि सच में यहाँ पर कोई भी नहीं था। उस थिएटर की सारी सीटें खाली थी। स्क्रीन पर भी कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। ये सब देखकर मैं काफी हैरान रह गया। मैंने वहां जाकर आसपास काफी ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। मुझे टेंशन होने लगी थी, क्योंकि एक आध इंसान गायब होता तो लगता कि शायद उसे ये फिल्म नहीं देखनी, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा थिएटर ही गायब था। इसी दौरान राजेश वहां पर भागते हुए आया और बोला, क्या हुआ ऋतिक भाई, कुछ पता चला कि मेरी पत्नी और बच्ची कहाँ गई? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और इसलिए मैंने उससे कहा, इतना बड़ा मल्टीप्लेक्स है, हो सकता है कहीं पर गए हों, चलो साथ में मिलकर ढूंढते हैं। बेचारे राजेश के पास इसके अलावा और कोई चारा ही कहाँ था, इसलिए अब हम तीनों उन दोनों को ढूंढने लगे। हमने वो पूरा मल्टीप्लेक्स छान मारा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिला। यहाँ तक कि पार्किंग एरिया में भी किसी की गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। कुछ ही देर में टिकट काउंटर के पास रखा फोन बजने लगा। मैंने जाकर जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसी शख्स की आवाज आई, ऋतिक, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक फिल्म चलती है तुम्हें अपने कमरे के अंदर ही रहना है, और यहाँ तक कि तुम्हें फिल्म चलने के दौरान थिएटर के अंदर नहीं जाना है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर मैंने कहा, आज यहाँ पर मेरा पहचान वाला अपने परिवार के साथ आया है। फिल्म शुरू होने से पहले वो जरा बाथरूम क्या गया, उसका पूरा परिवार यहाँ से गायब है। इतना ही नहीं, इस मल्टीप्लेक्स में जितने भी लोग फिल्म देखने आए थे वो सब के सब गायब हैं। ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ से उसी शख्स की आवाज आई, जो हो गया उसे भूल जाओ और उस आदमी से बोलो कि वो तुम्हारे साथ प्रोजेक्शन रूम में ही रुके। फिल्म खत्म होने के बाद उसे उसका परिवार मिल जाएगा। ये सुनकर मैंने हैरानी से कहा, आखिर ये कैसे हो सकता है? जो लोग यहाँ पर है ही नहीं वो बाद में कहाँ से आ जाएंगे? तब वो बोला, मुझे तुम्हें जितना बताना था मैंने बता दिया, अब आगे तुम जानो, लेकिन याद रखना अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा था तो इसका अंजाम काफी बुरा होगा। सर गुस्सा करेंगे और हो सकता है कि तुम्हारी नौकरी भी चली जाए। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत थी, लेकिन आज जो यहाँ पर हो रहा था उस वजह से अब मुझे थोड़ी घबराहट भी होने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जैसे तैसे ये रात काट ली जाए। अगर ये करने से भाभी और बच्चे मिलते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? इसीलिए मैंने राजेश से कहा कि वो जब तक फिल्म खत्म नहीं होती इसी प्रोजेक्शन रूम में ही बैठे रहें। वो मान तो नहीं रहा था, लेकिन अपने परिवार के लिए वो मान गया और अब हम तीनों उस प्रोजेक्शन रूम में बैठे हुए थे। हम तीनों काफी परेशान थे और इस वजह से हम लोग किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे थे। लेकिन इन सब में राजेश का बेटा रोने लगा था, क्योंकि उसे डर लगने लगा था। हम दोनों उसे समझाने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक इसी दौरान बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। वो आवाजें सुनकर हम लोगों को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि यहाँ तो पहले यहाँ पर एक कुत्ता भी नहीं था। अब अचानक से इतने लोगों की आवाजें कैसे आने लगी थी? मुझे डर लगने लगा था, इसलिए मैंने जाकर उस कमरे का दरवाजा अंदर से भी लगा दिया। लोगों की बाहर से आवाजें आती रहीं और फिर कुछ ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया। ये सुनकर राजेश बोला, अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, फिर अचानक से लोग कहाँ से आ गए? और मान लो कि अगर इंटरवल हो रहा है और ये उस इंटरवल में यहाँ से कुछ खाने पीने का लेने आए हैं तो भी काउंटर पर तो कोई बैठा नहीं है। ये सब सुनकर तो राजेश का बेटा और बुरी तरह से रोने लगा। हम लोगों ने वो 3 घंटा बहुत मुश्किल से काटा था। और फिर जैसे ही वो फिल्म खत्म हुई मैंने कहा, आखिरकार ये फिल्म खत्म हो गई, अब शायद हमें भाभी और बच्चे मिल जाएंगे, चलो चलकर देखते हैं। इसके बाद मैं, राजेश और उसका बेटा उस प्रोजेक्शन रूम से बाहर आकर भाभी को ढूंढने लगे, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। ठीक इसी दौरान मुझे याद आया कि इस हॉल में पीछे की तरफ एक एग्जिट और है, जहां से फिल्म खत्म होने के बाद लोग आते हैं। मैं, राजेश और उसके बेटे के साथ पीछे की तरफ गया, जहां पर भाभी और बच्ची खड़े थे। उन्हें देखकर मैंने राहत की सांस ली। तभी राजेश ने उससे पूछा कि आखिर वो कहां पर थी और मिल क्यों नहीं रही थी। तब भाभी बोली, हम तो फिल्म थिएटर में ही थे, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम तो आई ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने ही वो फिल्म पूरी देख ली। वैसे तुम लोग कहाँ रह गए थे? ये सब सुनकर राजेश का सर चकरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। उसकी पत्नी और बेटी सही सलामत सामने खड़ी थी, और जब हम लोग फिल्म के दौरान थिएटर के अंदर गए थे तो पूरा थिएटर बिल्कुल खाली था। राजेश इसी बारे में सोच रहा था कि तभी मैंने कहा, देखो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इस बारे में सर से बात करूंगा कि आखिर ये सब क्या है। तुम अब अपने बीवी बच्चों के साथ घर पर जाओ, आराम करो, सब सही है, चिंता मत करो। राजेश को भी ये बात सही लगी और वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहां से चला गया, और मैं भी अपनी आगे की ड्यूटी करने के लिए वापस उस मल्टीप्लेक्स के अंदर आ गया। मुझे काफी डर लग रहा था और डर की वजह से बाथरूम भी आ रहा था। इस वजह से मैं जल्दी से बाथरूम में गया ताकि फिल्म शुरू होने के बाद
बाद मैं कमरे से बिल्कुल बाहर ही न निकलूं। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि 1 महीने यहाँ पर काम करके अपनी पूरी सैलरी लेकर मैं इस नौकरी पर लात मार दूंगा। उस रात मैंने जैसे तैसे काम किया और फिर घर आ गया। घर आने से पहले मैंने राजेश की दुकान पर चाय पीने की सोची थी, लेकिन ना जाने क्यों उसकी दुकान बंद थी। शायद रात में वो देर से घर गया था, इसी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। अगली रात मैं दोबारा से अपनी ड्यूटी के लिए गया। आज मुझे दरवाजे पर ही वो अजीब सा आदमी दिखाई दिया और उसने मुझसे कहा, तुम्हारे उस दोस्त का परिवार उसे सही सलामत मिल गया ना? मैं वैसे तो कल वाली रात के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे इससे यहाँ काम करने में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन इसने सामने से ही पूछ लिया, इसलिए मैंने भी इससे पूछा। हाँ, वो मिल तो गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मूवी चलने के दौरान पूरा का पूरा थिएटर खाली क्यों था। तब वो बोला, देखो वैसे तो हमें बताना अलाउड नहीं है, लेकिन अब तुम यहाँ काम करते हो इसलिए तुम्हें बता ही देते हैं। असल में यहाँ एक खुफिया थिएटर है। जब भी फिल्म शुरू होने वाली होती है तो इस हॉल में मौजूद सारी कुर्सियाँ नीचे मौजूद एक खुफिया थिएटर में चली जाती हैं, जिस वजह से तुम्हें पूरा थिएटर खाली ही मिलेगा, क्योंकि असल में यहाँ के लोग तो नीचे फिल्म देख रहे होते हैं और ये काम इतनी सफाई के साथ होता है कि ऑडियंस को भी पता नहीं चलता। और कल भी यही हुआ था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नीचे बने थिएटर में दर्शकों को बहुत ही अलग तरह का अनुभव मिलता है, जिससे वो लोग बार बार यहाँ पर फिल्म देखने आते हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस जगह के बारे में बताते हैं, जिससे हमारा हॉल चलता है। ये सब करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम इसे उस समय करते हैं जब हमारे पास दर्शक ज़्यादा आते हैं, और वो रात के समय आते हैं। जब उसने ये सब कहा तो मेरे मन से बोझ उतर गया। मैंने राहत की सांस ली और अब मैंने सोच लिया कि मैं यहीं पर काम कर लूँगा। उस रात मैं वहाँ पर काम कर रहा था कि तभी वो आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन तुम कभी कभी गलतियाँ करते हो, जैसे कि हमारी कही हुई बात नहीं मानते, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब मैं दोबारा कहता हूँ, एक बार फिल्म शुरू होने के बाद तुम इस कमरे में आओगे और इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी बात, तुम अगर इस कमरे से बाहर निकल भी गए तो हॉल के अंदर नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है हॉल के अंदर दर्शक कुर्सियों समेत ऊपर नीचे होते हैं, जिस वजह से तुम भी वहां पर नीचे गिर सकते हो और तुम्हें चोट लग सकती है। और आखिरी बात, तुम किसी भी दर्शक से बात करने की कोशिश नहीं करोगे, फिर भले ही वो तुम्हारा कोई दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। दोस्ती रिश्तेदारी यहाँ से बाहर जाकर निभाओ, ये मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ। इसके बाद तुम काम से निकाले जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर जो भी कुछ अजीब हो रहा था उसके पीछे का कारण अब मुझे पता था। जिस वजह से मैं ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मन बना लिया कि चाहे कुछ हो जाए मैं इन सभी नियमों का पालन करूंगा। मैं कुछ दिनों तक ऐसे ही अच्छे से अपनी ड्यूटी करता रहा। मैं घर से यहाँ आता और यहाँ से घर, बस मैं यही कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे काफी अजीब लगी, और वो ये कि राजेश की दुकान, जो अक्सर सुबह के समय खुल जाती थी, वो अब मुझे बंद ही मिलती थी। इसी तरह से 1 महीना, लेकिन राजेश की दुकान मैंने कभी खुली नहीं देखी। यहाँ तक कि मैंने राजेश की दुकान पर 2 घंटे इंतजार करके भी देखा, लेकिन राजेश नहीं आया। मुझे लगा कि क्या पता राजेश ने अब इतनी सुबह दुकान खोलना बंद कर दिया हो। इसी वजह से मैं अब शाम के समय लगभग 7 बजे यहाँ आने के लिए निकला, लेकिन संजय की दुकान बंद ही थी। अब मुझे थोड़ी गड़बड़ लगने लगी थी, क्योंकि राजेश रोज का कमाने खाने वाला आदमी था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि इतने दिन तक छुट्टी ले सके। इसलिए उसकी बंद दुकान का कारण जानने के लिए मैंने उसके घर जाने का सोचा। मैंने उसके दुकान के आसपास के दुकान वालों से उसके बारे में पूछा। तभी मुझे एक दुकान वाले ने बताया कि वो इस इलाके में पीछे की तरफ एक मकान में रहता है। उस दिन मैं यहाँ पर 7 बजे ही आ गया था, इसलिए मेरे पास अभी ड्यूटी से पहले का काफी समय था। मैं उसके घर गया और वहां जाकर मैंने देखा कि राजेश बहुत ज्यादा बीमार है। उसके पास उसका बेटा बैठा हुआ है, जो कि थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है। वहीं उसकी पत्नी और बेटी को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं उसके पास आया और उससे पूछा, क्या हुआ भाई तुम्हें? तुम अचानक से इतने बीमार कैसे हो गए? काफी दिनों से देख रहा था कि तुम्हारी दुकान बंद थी, इसलिए रहा नहीं गया और तुम्हारा हालचाल लेने आ गया। इतना सुनते ही राजेश बोला, पता नहीं भाई क्या हो गया है मुझे। जब से उस हॉल से फिल्म देखकर आए हैं, तब से मेरे शरीर में एक अजीब सी कमजोरी है। और इतना ही नहीं, मेरी पत्नी और बेटी का व्यवहार भी आजकल काफी अजीब हो गया है। ये सुनकर वहीं पास में बैठा हुआ उसका बेटा कांपते हुए बोला, हाँ अंकल, मम्मी को भी पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो मेरी मम्मी मुझे डांटती तक नहीं थी और आजकल तो मुझे बहुत बुरी तरह से मारती हैं। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसके गालों पर उंगलियों के निशान थे।
इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर भी चोट के काफी निशान थे। ये देखकर अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी पत्नी वहां आ गई और बोली, और क्या करूं भाई साहब, मैं उनकी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई है। ऐसे में कमाना और बच्चों को संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। मुझे इसके लिए बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं काफी मानसिक तनाव में हूँ। मुझे समझ आ रहा था कि भाभी के ऊपर क्या बीत रही है। एक तो उन्हें उनके पति की चिंता, ऊपर से घर की, उस वजह से हो सकता है कभी कभी बच्चों के ऊपर इसका गुस्सा निकल जाता हो। इसलिए मैंने कहा, भाभी तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये 3000 रुपए आप रख लो, घर चलाने के काम आएंगे। राजेश ने इसके लिए मना किया तो मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं भाई, जब तुम ठीक होकर दुकान खोलने लगोगे तो मुझे फ्री में चाय पिला देना। कुछ देर वहां रुककर मैं वापस काम पर आ गया। अभी फिल्म शुरू होने में समय था, इसलिए मैं टिकट काउंटर पर ही बैठा हुआ था, क्योंकि टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं होता था। इसी दौरान 11 बजे के आसपास राजेश की पत्नी अपनी बेटी के साथ वहां आई। उन्हें वहां देखकर मुझे लगा कि शायद उन्हें कोई मदद चाहिए होगी, इसलिए वो वहां आई हैं। लेकिन फिर अगले ही पल उन्होंने मुझसे फिल्म की 2 टिकट मांगी। ये सुनकर मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था, क्योंकि यहाँ उनके पति की तबीयत इतनी खराब थी, ये लोग पैसे पैसे को मोहताज थे और अभी ये यहाँ फिल्म देखने आ गए। यही सोचकर मैंने उनसे कहा, भाभी अभी तो आप इतनी परेशान थी, बोल रही थी कि घर चलाने में मुश्किल हो रही है और राजेश ठीक नहीं हो रहा, और अब आप यहाँ फिल्म देखने आ गई। ये सुनकर भाभी ने मुझे एक नज़र घूरा और कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हारा काम है यहाँ पर मुझे टिकट देना, वो दो और अपने काम से काम रखो। ये सुनकर मैं चुप हो गया। अब ये उनका अपना मामला था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें टिकट दी और उन्हें जाता देखता रहा। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने पूरी रात वहां काटी और घर आ गया। अगले ही दिन मैं दोबारा से राजेश के घर गया और उससे कहा, पता नहीं भाभी कल बड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। मतलब यहाँ पर तो ऐसे बोल रही थी जैसे उन्हें तेरी कितनी परवाह है, लेकिन वहां पर फिल्म देखने आ गई। ये सुनकर राजेश बोला, अरे यार मैं क्या बताऊं, जब से ये उस फिल्म थिएटर से आई है तब से बहुत अजीब तरह की हरकतें कर रही है। पूजा पाठ नहीं करती, पूरे दिन पड़ोसियों से लड़ती फिरती है, लड़के को भी बिना बात के पीटती रहती है, और तो और शराब और मीट मछली भी लगभग हर रोज खाती है। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि जहां तक मुझे पता था उसकी पत्नी काफी सुलझी हुई महिला थी। वो तो कम में भी घर चलाने वाली महिला थी, और आज मैं उनके बारे में ये सब सुन रहा था। लेकिन फिर तभी मेरे दिमाग में आया कि आखिर ये सब अचानक से ही क्यों होने लगा है, और यही सोचकर मैंने राजेश से कहा, यार बुरा मत मानना, लेकिन तू अपनी पत्नी को किसी बाबा को दिखा, हो सकता है कि किसी ने उनके ऊपर कुछ कर दिया हो। ये सुनकर राजेश बोला, लग तो मुझे भी यही रहा है, लेकिन मैं फिलहाल जिस कंडीशन में हूं उसमें मैं किसी बाबा के पास कैसे जा सकता हूं, इसलिए मेरा एक काम करो, तुम ही किसी को ढूंढ दोगे। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मुसीबत मेरी वजह से आई है, और इसीलिए मैं इसके लिए फौरन मान गया। मैंने अपने घर वालों से किसी बाबा के बारे में पूछा, और तब मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने एक बाबा के बारे में बताया। मैंने उन्हें अगले दिन राजेश के घर पर बुला लिया। जब वो बाबा मेरे साथ राजेश के घर आए तो उसे देखकर राजेश की पत्नी को थोड़ा गुस्सा आ गया, और उसने राजेश को पीटते हुए कहा, अभी के अभी इसे यहाँ से दफा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब देखकर उस बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, शायद मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देखो इसका उतारा तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए 5000 रुपये लगेगा। ये रकम राजेश के लिए काफी बड़ी थी, लेकिन क्या करता, परिवार के लिए देने को मान गया। और फिर उस बाबा ने भाभी के ऊपर कोई झाड़ फूंक करके उनके हाथ पर धागा बांध दिया और कहा कि ये धागा मत खोलना। इसके बाद भाभी बिल्कुल ठीक हो गई और अब राजेश भी ठीक होने लगा। शायद भाभी के ऊपर जो भी शक्ति थी उसी का असर राजेश के ऊपर हो रहा था। कुछ ही दिनों में राजेश दोबारा से चाय की दुकान खोलने लगा। कुछ दिन तो वो सामान्य रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो परेशान सा दिखाई देने लगा। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो वो बोला, क्या बताऊं भाई, मेरी पत्नी वापस से पहले की तरह हरकतें करने लगी है। पहले तो इसकी वजह से मैं बीमार हो रहा था, लेकिन अब मेरा बेटा बीमार हो रहा है। तुम एक काम करो, उस बाबा को फिर से बुला लो। इसके लिए मैं मान गया और उस बाबा को दोबारा फोन करके बुला लिया। उसी रात जब मैं उस थिएटर में काम कर रहा था और टिकट काउंटर पर बैठा था, तभी दोबारा से राजेश की पत्नी आई और टिकट मांगी। तब मैंने कहा, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? आपका घर बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ फिल्म देखने आई हैं। ये सुनकर उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? ये सुनकर मैं चुप हो गया और उन्हें टिकट दे दी। उसी दिन मैं ड्यूटी खत्म करके सुबह जब चाय पीने के लिए राजेश की दुकान पर गया तो मैंने उसे ये बात बताई। तब वो बोला,
पता नहीं इसे हो क्या गया है, हर बार वहीं जाती है। वो हर रात ही ऐसे गायब रहती है। वो जरूर यहीं पर फिल्म देखने आती होगी, लेकिन तुम प्रोजेक्शन रूम में ही रहते हो, इसलिए तुमने उसे रोज नहीं देखा। ये सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये भाभी अचानक से सिनेमा लवर कैसे बन गई। मैं चाय पीकर वापस चला गया। दोपहर के समय मैं उस बाबा को लेकर दोबारा से राजेश के घर आया। तब वो बाबा बोला, तुम्हारे कहने पर मैं दोबारा से तुम्हारी पत्नी का उतारा कर दूंगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके शरीर को कोई अंदर से नहीं बल्कि बाहर से काबू कर रहा है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर ये लगभग हर रोज जाती हो? तब हमें याद आया कि कैसे भाभी हर रोज फिल्म देखने जाती हैं, और यही सोचकर मैंने पूछा, अगर जाती भी हैं तो हमें अब क्या करना चाहिए? तब वो बोला, तुम्हें भी वहां जाना होगा और वहां जाकर तुम्हें एक साधना करनी होगी। इसके बाद वे शक्ति इसे छोड़ देंगी, और इतना ही नहीं बल्कि अगर उनकी इच्छा होगी तो यहाँ से मुक्त भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, उस जगह पर यह साधना वही लोग जाकर करें जो कि वहां जा चुके हैं, क्योंकि उस भटकती आत्मा के लिए वो लोग जानकार होंगे तो वो ज्यादा आक्रामक नहीं होंगे। अगर कोई बिना जानकार इंसान वहां गया तो पता नहीं उसके साथ क्या हो। अब हमें समझते देर ना लगी कि वो पूरा हॉल भूतिया है, और अगर हमें भाभी को बचाना है तो ये करना ही होगा। मैं इन सब में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, मेरी वजह से भाभी इसमें फंस चुकी थी, और एक मैं ही था जो वहां पर हर रोज आता जाता था। इसलिए मैंने और राजेश ने ये करने का सोचा। तब उस बाबा ने कहा, वैसे तो वो सब तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो साधना करते समय जब तुम लोग अपने चरम पर पहुंच जाओगे तब वो शक्ति तुम्हें रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें ये रुद्राक्ष की माला भी दे रहा हूं। तुम्हें इसे गले से उतारना नहीं है। इस माला के प्रभाव से वो बुरी शक्ति तुम्हें सिर्फ परेशान करने की ही कोशिश कर पाएंगी, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। लेकिन तुम लोग हिम्मत मत हारना, क्योंकि वहां पर हिम्मत हारने का मतलब है मौत। मैंने और राजेश ने इसके लिए हाँ कर दी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने वो पूरी क्रिया कैसे करनी है उसे एक कागज पर लिख लिया, और फिर रात के समय हम लोग उसी हॉल में गए। मुझे राजेश के साथ देखकर वही अजीब सा आदमी बोला, तुम्हारा दोस्त आज फिर फिल्म देखने आया है? ये सुनकर मैंने कहा, असल में आज हम दोनों ही फिल्म देखने आए हैं। तो एक काम करना, आज रील तुम चला लेना। ये सुनकर उस आदमी ने मुझे घूरा और कहा, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम यहाँ पर काम करते हो और आज तुम छुट्टी ले रहे हो। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद उसने मुझे और राजेश को टिकट दी और फिर हम दोनों हॉल के अंदर बढ़ गए। लेकिन तभी उस आदमी ने मुझे पीछे से आवाज दी, ऋतिक जरा रुको, मैंने तुम्हारे घर पर एक पार्सल भिजवाया है, वो तुम्हें मिल गया है ना? दोस्तों, मेरे पास अभी तक कोई भी पार्सल नहीं आया था, इसलिए मैंने इसके लिए मना कर दिया और हम लोग वापस से हॉल के अंदर बढ़ गए। वहां जाकर हमने देखा कि वहां बैठे सारे लोग हमें बहुत अजीब ढंग से घूर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास टिकट था इसलिए वो लोग शांत थे। ये सब देखकर राजेश मुझसे फुसफुसाते हुए बोला, ये लोग सच में कितने अजीब लोग हैं। मुझे लग नहीं रहा कि ये लोग इंसान हैं। देखो तो कैसे घूर रहे हैं, और अगर कोई नॉर्मल इंसान फिल्म देखने आता है तो आपस में थोड़ी बात तो करता है, लेकिन ये लोग एकदम शांति से बैठे हुए हैं। मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, और ऊपर से राजेश ऐसे बोल रहा था, इसलिए मैंने कहा, अरे ये लोग इंसान नहीं भूत होंगे, लेकिन प्लीज आप ये सब बोलो मत। पहले ही इतना डर लग रहा है और ऊपर से मुझे ये सोचकर और ज्यादा डर लग रहा है कि मैंने पूरे 1 महीने तक इन भूतों के लिए काम किया है। ये सुनकर राजेश बोला, माफ करना भाई, लेकिन भाई सच में तुमने मेरी बहुत मदद कर दी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरी मदद नहीं करता। ये सुनकर मैंने कहा, जाने अनजाने में ये सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद भी करनी चाहिए। चलो छोड़ो इस बात को, और अब वो साधना कैसे करनी है हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। हम दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वही डरावना आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम्हारे पास अभी भी समय है पीछे हटने का। मुझे उसकी बातों से समझ आ रहा था कि शायद उसे पता चल गया था कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, लेकिन वो मुझे फिर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। शायद उस बाबा ने सही कहा था कि ये लोग अपने जान पहचान के इंसान को इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाते। खैर, मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद फिल्म चलने लगी और इसी समय हमने वो रुद्राक्ष की माला पहन ली, और इसके अगले ही पल हॉल में मौजूद वे सारे लोग गायब हो गए। स्क्रीन पर कोई पुरानी फिल्म चलने लगी और फिर तभी राजेश ने कहा, समय हो गया है, अब हमें अपने काम पर लगना होगा। और इसके बाद हम दोनों अपनी अपनी सीट से उठकर स्क्रीन के सामने मौजूद खाली जगह पर आ गए। हमने वहां पर उस बाबा के दिए हुए सफेद पाउडर से एक गोल सी आकृति बनाई और फिर हम दोनों उसमें आमने सामने बैठकर उस बाबा के बताए मंत्रों को पढ़ने लगे। जब हमें लगभग आधा घंटा ये करते हुए हो गया तो हमारे आसपास उस हॉल में फिल्म देखने आए लोग और वही अजीब सा आदमी आ गया। और तभी वो आदमी बोला,
ऋतिक, अभी के अभी ये सब बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन हमने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही मंत्र बोलते रहे। इसके बाद वहां मौजूद सारी कुर्सियां हवा में उड़ने लगी। वे सारी कुर्सियां हमारे इर्द गिर्द ही हवा में तैर रही थीं कि तभी एकदम से एक कुर्सी मेरे बिल्कुल सामने आकर मुझसे टकराने ही वाली थी कि तभी वो कुर्सी अचानक से नीचे गिर पड़ी। दोस्तों, अगर हमने वो रुद्राक्ष की माला और वो घेरा नहीं बनाया होता तो वो कुर्सी मुझसे टकरा सकती थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे मेरा मनोबल बढ़ा और फिर मैं मंत्रोच्चारण करता रहा, लेकिन वे शक्तियां इतनी आसानी से मुझे ये सब करने नहीं दे सकती थीं। इसलिए अब उस हॉल के पर्दे पर चलने वाली फिल्म से बहुत अजीब सी रोशनी निकलकर मेरे और राजेश के चेहरे पर पड़ने लगी। वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि आंखें खुली रखना भी मुश्किल था। इन सब से परेशान होकर हम दोनों ने सोच लिया कि अब हम अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते रहेंगे, और यही हमने किया। हम लोग आंखें बंद करके वो मंत्र पढ़ते रहे। इस दौरान हमें कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की भी आवाज आती, लेकिन हमने आंखें नहीं खोली। हम लोग ये काफी देर तक ऐसे ही करते रहे और लगभग 2 घंटे बाद वहां पर बिल्कुल शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कुछ था ही नहीं। हमने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि सच में वहां पर कोई भी नहीं था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उस हॉल की सारी कुर्सियां बहुत पुरानी लग रही थी, और इतना ही नहीं, कई सामान तो जगह जगह से जला हुआ भी लग रहा था। हम दोनों हैरानी से ये सब देखते हुए जब बाहर की तरफ आए, जहाँ पर पहले वहां पर रखा सारा सामान एकदम साफ सुथरा और नया था, लेकिन अब वहां पर बिल्कुल पुराने और जले हुए सामान रखे हुए थे। ये देखकर राजेश बोला, लगता है कि अब सब सही हो गया है, चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद हम दोनों वापस अपने अपने घर चले गए। जब मैं अगले दिन राजेश के घर गया था, मैंने देखा कि उसकी पत्नी अब बिल्कुल ठीक थी। मेरी नौकरी तो जा चुकी थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम उन लोगों की जिंदगी तो बच गई। मैंने राजेश की मदद की थी, इसलिए राजेश मेरा एहसानमंद है और हमारी दोस्ती आज भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक अजीब बात ये हुई कि एक दिन मेरे घर पर एक पार्सल आया और उस पार्सल के अंदर एक सोने का टुकड़ा था और इसी के साथ साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, तुमने अपना काम पूरे महीने बहुत अच्छे से पूरा किया और ये रहा उसका इनाम। मुझे समझ आ चुका था कि ये सोना उन आत्माओं ने भेजा है। उस पार्सल में भेजने वाले का नाम और पता नहीं था। मैं राजेश की मदद से उस सोने को बेचकर एक छोटी मोटी दुकान खोल ली और आजकल मैं वहीं दुकान चला रहा हूँ। लेकिन आज भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस भूतिया हॉल में मौजूद आत्माओं का मकसद क्या था। साथियों, अगर आप भी ऐसी समस्या में हैं, मान लो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो जिस भी जगह पर काम करने जाओ तो ऐसे ही अचानक वहाँ पर काम पर मत लगा जाना। यहाँ पर तो ऋतिक की न जाने कैसे जान बच गई, वरना ऐसी भयानक आत्माएं जो इतनी समय से आग में जली हुई तड़प रही हैं, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। तो केवल पैसों के लालच में अंधे होकर कोई भी ऐसा काम मत करने लग जाना जिसमें आपकी जान पर बने। और दूसरी बात, कोई इल्लीगल काम मत करना कि केवल पैसों के लिए अपने ईमान और इज्जत दोनों को बेच दो। पैसा तो ऐसा है कि आता और जाता रहता है, लेकिन जो आपकी इज्जत है, जो आपके वसूल है, वो जीवन भर आपके साथ टिके रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी और मुझे बताइए कि क्या आज कोई नए साथी इस स्टोरी को पहली बार सुनने के लिए चैनल पर आए हैं। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस हॉरर वाली फैमिली का हिस्सा बन जाए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही स्टोरी लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।